हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके हमने विभिन्न आयाम देखे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक। प्रो यानी पूर्व, जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है। प्रो का शाब्दिक अर्थ पूर्व और युग का मीन्स है नवीन। यदि हम इनके हिंदी अर्थ देखें तो प्रो का मतलब होता है अफीम केंद्र की, और इसका यूकैरियोट का मतलब होता है फफीम केंद्र की। अफीम यानी जिसकी सीमा का निर्धारण न हो, वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक की सीमा का निर्धारण न हो वो कहलाते हैं अफीम केंद्र की। इनकी केंद्रक की सीमा का निर्धारण न हो, अफीम केंद्र की। जबकि वे कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक की सीमा स्थित होती है वो कहलाते हैं सफीम केंद्र की। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं। विभिन्न कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इसमें डिफरेंस शो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो प्लस और माइनस से हैं। प्लस का इंडिकेशन है उपस्थित प्रेजेंट एंड माइनस का इंडिकेशन है एब्सेंट। ओके, तो यहाँ पर इनसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। देखिएगा, न्यूक्लियस की जब बात आती है तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई विभिन्न कोशिकांग जो हैं, जो उसके पार्ट हैं न्यूक्लियस के, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि सफीम केंद्रकी में ये उपस्थित होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित है। जब केंद्रक की बात आती है तो केंद्रक से जुड़ी हुई विभिन्न संरचनाएं, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी जो संरचनाएं वो केंद्रक से जुड़ी हुई हैं। जब प्रोकैरियोट कोशिकाओं में यदि केंद्रक ही अनुपस्थित है तो ये इसकी एफेफरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी उसमें उपस्थित नहीं होंगी। इसी बिहार पर हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से? केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर totally absent in prokaryotic cell. On other hand, these are present in eukaryotic cells. It means nuclei are present in the eukaryotic cell on behalf of nuclear membrane, nuclear pore, nucleolus and endoplasmic reticulum are also present in eukaryotic types of cell. Okay, next हम यहाँ पर आते हैं। जब बात करते हैं क्रोमेटिन मैटर की, तो केंद्रक के अंदर हम जानते हैं कि क्रोमेटिन मैटर उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में क्रोमेटिन मैटर बिखरा हुआ होता है। हम जानते हैं कि उसमें केंद्रक ही संगठित नहीं होता, केंद्रक का ही सीमा द्वारा निर्धारण नहीं होता, तो उसका क्रोमेटिन मैटर मोस्टली बिखरा हुआ रहेगा। बिखरा हुआ तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है, परंतु वो किस के द्वारा सीमित होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा आवृत होता है। ऑन अदर हैंड,
हम यहाँ पर देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो जो वृद्धतम जो कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोट में ये प्रोक है और ये यूक है, यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिजोफोम पाया जाता है। मिजोफोम जो कि श्वसन का कार्य करता है और उसमें श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें सेंट्रोफोम या सेंट्रियोल मोस्टली एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन जो है सेंट्रियोल द्वारा ही किया जाता है, जबकि प्राचीनतम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें बाइनरी फिजन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा या मुकुलन द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। उनमें कोशिका विभाजन हेतु सेंट्रोफोम या सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर ये उपस्थित यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो सेंट्रियोल और सेंट्रोफोम के निर्माण में यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स सहायक होती हैं। तो जब सेंट्रियोल या सेंट्रोफोम नहीं होंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यहाँ पर एब्सेंट होंगी, जबकि दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल्स उपस्थित होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें तो सीलिया एंड फ्लैजिला जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट यहाँ पर भी होते हैं, परंतु इनमें क्या होता है, प्रोक सेल्स में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+0 टाइप में अरेंजमेंट, जबकि यूकैरियोट में इनका अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 टाइप का होता है। अर्थात पेरीफेरी में नो रिंग्स, नो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है और यहाँ पर सेंटर में कोई रिंग्स नहीं होती। यहाँ पर यदि हम देखें पेरीफेरी में 9 होती हैं और सेंटर में 2 होती हैं। तो 9+2 अरेंजमेंट इनका पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में इनका अरेंजमेंट 9+0 के रूप में उपस्थित होता है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट की यदि हम बात करें तो इनमें अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट यदि देखें हिस्टोन प्रोटीन्स, हम जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ तो उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में तो, किंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। उनमें कौन से प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन। ओके, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें प्लाज्मिड की, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड हम जानते हैं कि जीवाणु कोशिकाओं का एक अभिन्न अंग है, और एक जीवाणु जो है वो कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्लाज्मिड जैसी संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लीनियर प्रकार का होता है, लीनियर डीएनए होता है, अर्थात उसमें सर्कुलर डीएनए या प्लाज्मिड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली हैप्लॉइड प्रकार की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों नेचर की होती हैं, यानी N और 2N दोनों प्रकार की होती हैं। यदि हम यहाँ पर कहें आरएनए प्रोसेसिंग, जो एक्सॉन और इंट्रॉन वाली बात आती है, तो वो आरएनए यूकैरियोट्स में मोस्टली एब्सेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पर इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आरएनए प्रोसेसिंग का। देखिएगा, आरएनए प्रोसेसिंग एक्सॉन और इंट्रॉन, हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सॉन डीएनए वाला भाग होता है, इंट्रॉन जो है वो नॉन जेनेटिक होता है।
तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती, एक्सोन जैसी संरचना इनमें प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाई जाती। इसके कारण यहाँ पर हम कहें कि आरएनए प्रोसेसिंग यहाँ नहीं पाई जाती, जबकि आरएनए प्रोसेसिंग यूकेरियोट्स में पाई जाती है। इनके राइबोसोम्स की बात करें अगर हम, तो राइबोसोम्स हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट में 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो कि उनकी उप इकाइयाँ 50 और 30 एफ में से बने होते हैं। एफ यहाँ पर फेडिमेंट कोफिशिएंट है, अवफादन गुणांक है। जबकि यदि यूकेरियोट्स की बात करें तो उनमें 80 इस प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 40 व 60 एफ फेडिमेंट्री कोफिशिएंट से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट में नाइट्रोफिक्सेशन पाया जाता है, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, जबकि यूकेरियोट में नाइट्रोजन फिक्सेशन एब्सेंट होता है। यदि हम बात करें सेल डिवीजन की, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर असूत्री या द्विभाजन द्वारा पाया जाता है, जबकि यहाँ पर समसूत्री और ये अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है यूकेरियोटिक में। और इसी की वजह से यहाँ पर सेंट्रोसोम वगैरह उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की, तो ये इनमें अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोट में, और जबकि यूकेरियोट्स में ये उपस्थित होती है। सेल वॉल की बात जहाँ तक हम बात करते हैं, तो आप पढ़ते हो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है म्यूरेमिक और अमीनो पिकोइक एसिड से बनी होती है, म्यूरेमिक और पिकोइक एसिड से मिलकर बनी होती है, जबकि यूकेरियोट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सेल वॉल भी इस प्रकार से इनकी निर्मित होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्रोकैरियोट के मुख्यतः उदाहरण बैक्टीरिया हैं और एल्गी हैं, कुछ विशेष प्रकार के शैवाल हैं। जबकि यूकेरियोट्स की बात करें तो जो भी आपको जीवित कोशिकाएं जो नज़र आती हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो सभी यूकेरियोट्स प्रकार की कोशिकाएं हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो है हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।